Welcome to Virtual Learning Network. This is session number 1 of Indian banking system. This is basically an introduction session. Now various topics to be covered in this session are evolution of banking structure in India, Indian banking system, main functions of Indian banks, financial supervisions, banking sector reforms, measures enhancing the role of market forces, institutional and legal measures, and finally the banking concepts. Now, first of all, the evolution of banking structures in India. Now, if we talk about at the time of independence, बैंकिंग स्ट्रक्चर जो था वो बहुत ज़्यादा बेसिक था. उसमें बहुत कम तरीके के बैंक्स थे. नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स बहुत थोड़े से लेवल पे थे. मोस्टली डोमेस्टिक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स थे at the time of independence. Now, the before RBI was came into the picture, independence से पहले RBI का मेन एम्फोसाइज जो था वो इस पे था कि वो डेवलप कर सके साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर एक ऐसा स्ट्रक्चर हो बैंकिंग सेक्टर में जो कंटेम्प्रेरी लाइंस पे काम कर सके. बेसिकली RBI स्टैंड्स फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. दिस इज़ बेसिकली अ रेगुलेटरी बॉडी जो बैंकिंग सेक्टर पे एक स्ट्रिक्ट नॉर्म्स इस्टेब्लिश करते हैं या फिर दे विल कीप अ चेक कि सारे बैंकिंग कंपनीज जो है ढंग से काम कर रही हैं या फिर नहीं कर रही. Now the safety nets to depositors from RBI was the main concern. Now the need for separate banking structure. Commercial banks जो थे basically they were not tuned to the needs and requirements of small and medium enterprises. Commercial banks का जो main motive था उस टाइम वो ये था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा profit earn कर सके. वो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से या फिर मार्जिनल फार्मर्स कोऑपरेटिव्स को इतना अच्छी तरीके से उनकी नीड्स को एंटरटेन नहीं कर पा रहे थे. प्लस द नीड ऑफ कंबाइनिंग द local feel and familiarity of rural problems characteristics of the cooperatives and professionalism and large resource base of commercial banks. So basically उस टाइम ज़रूरत थी कि commercial banks की professionalism को और corporates का जो एक attitude था to understand the rural problems, इन दोनों चीज़ों को join करने की combine करने की बहुत ज़्यादा strong need थी. नाउ द बेसिक इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर. जो बेसिक इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर है उसको हम इन हेड्स के अंडर पढ़ सकते हैं. शेड्यूल्ड बैंक्स बेसिकली इंडिया में हैं जो दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हो सकते हैं. शेड्यूल्ड बैंक्स आर बेसिकली दोज बैंक्स विच आर फॉर्म्ड अंडर दी स्पेशल स्टैच्यू, जो स्पेशल शेड्यूल के अंदर फॉर्म किए गए हैं. इट कैन बी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स या फिर शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव्स बैंक्स. नाउ कोऑपरेटिव बैंक भी दो अलग तरीके के हो सकते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक या फिर रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स. बट इफ़ यू टॉक अबाउट कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक बहुत तरीके के हो सकते हैं. लेट्स फॉर से पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, न्यू प्राइवेट बैंक्स, ओल्ड प्राइवेट बैंक्स, SBI एंड इट्स वेरियस एसोसिएट्स या फिर नेशनलाइज्ड बैंक्स. नो व्हाट इज़ द फंक्शनिंग ऑफ ओल्ड बैंक्स. बेसिक फंक्शन क्या है डिफरेंट बैंक्स का. फर्स्ट इट वाज द एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स. जिन सब लोगों के पास सरप्लस है उन लोगों को ऑफ़र करना एक फैसिलिटी जिससे वो बैंक में अपने सरप्लस को डिपॉजिट कर सकते हैं. अकॉर्डिंगली जिन लोगों के पास डेफिसिट है बैंक, उन सब लोगों को वो फंड्स आगे लोन की तरफ फॉरवर्ड कर देते हैं और मीन वाइल बैंक बीच में कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है विच इज़ बेसिकली द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बैंक्स. सो जो बेसिक फंक्शन था बैंक का वो था एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस. देन इशू ऑफ डिमांड ड्राफ्ट. अगर आपके अकाउंट में कुछ पर्टिकुलर बैलेंस है, यू वांट टू गेट वन डिमांड ड्राफ्ट इशूड, यू कैन गेट इट डन विद द हेल्प ऑफ बैंक. देन इट ऑल्सो यूज टू प्रोवाइड दी कस्टोडियन सर्विसेज. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई एक वैल्यूएबल चीज़ को, डॉक्यूमेंट्स को सिक्योरिटी से एक पर्टिकुलर जगह पे सेफ रखना है तो वो लॉकर की फैसिलिटीज़ भी बैंक देते थे. देन डॉक्यूमेंटेशन इज़ मेंटेन थ्रू लेजर्स ओनली. जितने डिफरेंट लेजर्स जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनके थ्रू ही डॉक्यूमेंटेशंस किए जाते थे. इन केस ऑफ ओल्ड बैंक्स कोई एक सिस्टमैटिक कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग नहीं था. मिनिमम बैलेंस मेंटेन किया जाता था फॉर ओपनिंग एन अकाउंट. जैसे नाउ डेज वी हैव मिनिमम 10,000 ऑफ एवरेज क्वार्टरली बैलेंस विच वी नीड टू मेंटेन इन मोस्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर्स बैंक. लेकिन उस टाइम पे जो मिनिमम बैंक बैलेंस था जो मेंटेन करना होता था अकाउंट के ओपन कराने के लिए वो बहुत कम होता था. क्रेडिट्स वर ग्रांटेड एट वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकॉज उस टाइम इतना कंपटीशन नहीं था. बैंक जितना इंटरेस्ट चार्ज करना चाहता था दे यूज टू चार्ज फॉर दैट पर्टिकुलर क्रेडिट. बट लेटर ऑन जो ये रेट है वो बहुत कम हो गए. टोकन सिस्टम फॉर विड्रॉल ऑफ कैश वॉज देयर.
डिसएडवांटेजेस क्या थे इस ओल्ड सिस्टम के? फर्स्ट ऑफ ऑल पॉसिबिलिटी थी ह्यूमन एरर्स की। फॉर एग्जांपल लेजर्स में जितनी भी रिकॉर्ड कीपिंग हो रही है वो ह्यूमन एफर्ट्स के थ्रू हो रही है। देयर कुड बी द चांसेस ऑफ पर्सनल बायस, या फिर अनइंटेंशनली अगर कोई प्रॉब्लम या गलती एक पर्टिकुलर पर्सन से हो जाए। देन टाइम कंस्ट्रेंट, इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग इफ अ पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग इज कंडक्टिंग ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ अ बैंक। देन कस्टमर रिलेशनशिप वॉज लिमिटेड। बैंक्स बेसिकली इतनी कस्टमर डीलिंग में बिलीव नहीं करते थे। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं थी। ओवरड्राफ्ट बेसिकली इज़ आपके अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज़्यादा इफ़ यू वांट टू विदड्रॉ यू कैन अवेल द फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट। इस फैसिलिटी के लिए बैंक आपसे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है। प्रोसेसिंग फ़ीस चार्ज की जाती है ट्रांजेक्शन्स के लिए। देन चेक्स जो थे, पासिंग ऑफ चेक्स वो बहुत लेट होते थे, स्लोली होते थे। इनिशियली इट यूज टू टेक अबाउट 4 to 5 वर्किंग डेज, बट नाउ डेज टेक्नोलॉजी के यूज़ से इट कैन बी क्रेडिटेड मे बी ऑन द सेम डे ऑन द और द नेक्स्ट वर्किंग डे। देन द लिमिटेड यूज़ ऑफ द टेक्नोलॉजीज, उस टाइम टेक्नोलॉजी का इतना यूज़ नहीं था जिसकी वजह से ये सारे डिसएडवांटेजेस बैंक को फेस करने पड़ते थे। देन केम इन टू द पिक्चर न्यू बैंकिंग सिस्टम। नई टेक्नोलॉजी यूज़ होने लग गई बैंकिंग सिस्टम में। बेसिकली उससे क्या फ़ायदा हुआ? इट ट्रांसफॉर्म द फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री इन द नेटवर्क्ड वर्ल्ड। नेट बेस्ड सारा वर्ल्ड हो गया। यू कैन एक्सेस एनी काइंड ऑफ अकाउंट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। ऑपरेशन एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। कस्टमर बेस जो था, कस्टमर सर्विस जो थी उसका लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। सर्विसेज प्रोडक्ट्स जो थे उसकी जो रेंज थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। लेट्स से आज बैंक आपको म्यूचुअल फंड्स भी बेचता है, इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहा है, इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस बताता है, प्लस जो उनके बेसिक फंक्शंस थे वो भी करता है। सो द horizon, the basic scope of all these product and services has also increased. Then to be futuristic and have time value in all its dealing with the customers, banks जो थे they have improved their management and accountability. Now every transaction is very transparent, जिसकी वजह से जो बैंक की मैनेजमेंट की अकाउंटेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। क्रॉस सेलिंग बहुत ज़्यादा होने लग गई है बैंक्स में, जिसकी वजह से आजकल एट्रिशन रेट भी ज़्यादा है बैंक का। ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है मिनिमम है आज के टाइम पे, और जो फाइनेंशियल एनालिसिस कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं। फोकस एस्पेक्ट ऑफ न्यू बैंकिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, जो मेन फोकस है आज मॉडर्न टाइम में बैंक्स का वो है CBS पे, दैट इज़ बेसिकली द कोर बैंकिंग सिस्टम्स, जिसमें हम एक सेंट्रल सर्वर में सारा डेटा पूल करके रखते हैं। इफ़ यू हैव एन अकाउंट इन मे बी इन एनी ब्रांचेस ऑफ द दिल्ली, और आपको कोई बॉम्बे में अगर ऑपरेट करना है अकाउंट या फिर कोलकाता में करना है, यू कैन ऑपरेट इट बिकॉज नाउ डेज आपका एक सेंट्रलाइज डाटा बेस है। देन CRM, दैट इज़ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इस पर बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज किया जाने लगा है। नाउ बैंक्स आर ऑफरिंग प्रोडक्ट, personalized products which are as per the requirements of the customers. For example, अगर आप आज लोन लेते हैं, पहले ट्रेडिशनल बैंक सिस्टम में क्या था, आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता था, बट नाउ डेज कम इंटरेस्ट के साथ साथ आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी भी दी जाती है कि आप इतने टाइम में भी लोन पे कर सकते हैं या फिर इतने टाइम में कर सकते हैं। कितनी EMIs आपको कंफर्टेबल है उस हिसाब से आप लोन पे कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली दी CRM. Then Reserve Bank of India Act 1934. It was established on 1st of April 1935. ओनरशिप जो थी पहले प्राइवेट थी, बट इट वॉज नेशनलाइज्ड इन 1949. जो सेंट्रल ऑफिस था RBI का, इट वॉज बेसिकली इन Kolkata, but right now it is in Mumbai. It was shifted to Mumbai in 1937 and as if today it is in Mumbai. Now जो preamble है RBI का वो ये कहता है that RBI is basically formed to regulate the issue of banknotes and keeping of reserves with the view of securing monetary stability in India and generally to operate the currency and credit systems of the country to its advantage. So जो basic concern है Reserve Bank of India का वो ये है कि वो जितने भी बैंक नोट्स हैं उनको ठीक तरीके से रिजर्व मेंटेन करें, उनकी जो इशुएंस है वो ठीक तरीके से हो सके, सो दैट जो एक पर्टिकुलर कंट्री में करेंसी और क्रेडिट सिस्टम है वो ढंग से हो सके। Now what are the main functions of modern banking system? First, it is like आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि किस तरीके से यू कैन मोबिलाइज योर फंड्स फ्रॉम द सरप्लस टू द डेफिसिट अलॉन्ग विद अदर वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द वेरियस फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, what all functions are being played by RBI? First, it is the regulator and supervisor of the financial system of India. इंडिया का जो ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम है उसको सुपरवाइज करते हैं और रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. RBI जो इंडिया में है, इट इज़ बेसिकली द मॉनेटरी अथॉरिटी. जितने भी मॉनेटरी एस्पेक्ट्स होंगे RBI विल बी कंसर्न्ड.
देन बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट को कभी भी अगर कोई बैंकिंग फैसिलिटी अवेल करनी है, कुछ टाइप का अगर लोन लेना है या कुछ भी फंड्स का कुछ भी ट्रांजेक्शन करना है, इन दैट केस RBI इज़ द बैंक फॉर द गवर्नमेंट पीपल, government agencies basically. Then monopoly of the note issuance, apart from ₹1 note and the coins, बाकी सारे करेंसी नोट RBI इशू करता है. जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज एक पर्टिकुलर कंट्री में है, किस तरीके से वो रेगुलेट हो रही है, इशू कहाँ से हो रही है, कितना अमाउंट आना चाहिए, कितना रहना चाहिए या फिर कितना बाहर जाना चाहिए, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर टेकन केयर बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. RBI का एक डेवलपमेंटल रोल भी है कि किस तरीके से बैंकिंग सेक्टर को डेवलप कर सकते हैं इंडिया में, और जितने भी और रिलेटेड फंक्शंस हैं बैंकिंग के वो सब RBI करता है. देन द फाइनेंशियल सुपरविजन. नाउ RBI फाइनेंशियल सुपरविजन करता है अंडर द गाइडेंस ऑफ BFS, दैट इज बेसिकली द बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन. इट वॉज बेसिकली कॉन्स्टिट्यूटेड इन November 1994. जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो सुपरविजन है वो कंसोलिडेटेड होने चाहिए पूरे फाइनेंशियल सेक्टर की, कमर्शियल बैंक्स की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस की. Audit subcommittees were formed in financial supervision. Deputy Governor, Chairman and 2 directors were the members. Upgrading quality of statutory audit and internal audit function in banks and financial institutions. So basically जो main goal था audit subcommittees का वो ये है कि वो upgrade कर सकें quality को, जितनी भी statutory audit करना है या फिर internal audit करना है एक particular बैंक में या फिर financial institutions में. जो main function है वो financial supervision का वो बैंक इंस्पेक्शन का है, चाहे वो ऑफ साइट सर्विलेंस हो या फिर स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स का रोल को चेक करना हो, NPS के बारे में असेसमेंट करना हो या फिर रेटिंग मॉडल की सुपरविजन करना हो. ऑल ऑफ दीज फंक्शंस वर ऑफ ऑडिट सब कमेटी. Now the RBI changing scenario. Now there has been a proper shift from the traditional bank to the modern banking system. A lot of new technologies, lot of new concepts have came into the picture. Now let us go through all of these changes. First is the RTGS. RTGS basically stands for real time gross system. It is basically in compliance with the Basel core principles for systematically important payment systems of BIS. With the help of RTGS, आप all over India कहीं पे भी within few hours you can transfer the funds. Then we have INFI AnyNet, that is basically a one of a kind initiative for sharing the IT expensive resources. Then we have Anywhere Banking जो CBS के through anytime banking की तरह use कर सकते हैं. We have integrated risk management systems. We have NEFT, that is National Electronic Fund Transfer, and NECS, National Electronic Clearance Services. देन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, बहुत सारी डिफरेंट कमेटीज़ फॉर्म की गई हैं जिससे बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स आ सके. द फर्स्ट वन वॉज इन नरसिम्हा कमेटी 1 एंड अदर वॉज नरसिम्हा कमेटी 2. नरसिम्हा कमेटी 1 वॉज केम इन टू द पिक्चर इन 1991. वो बेसिकली ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी एंड फंक्शनल ऑटोनॉमी मेन फोकस था उस टाइम पे. वेयर एज जब नरसिम्हा कमेटी 2 in 1998 it came into the picture, उसमें जो मेन फोकस था दैट वॉज टू स्ट्रेंथन द बैंकिंग सिस्टम. Now, what were the major recommendations? In case of Nasimam Committee Report 1, जो basic recommendations थे वो ये थे कि 4 टायर hierarchy होना चाहिए एक बैंकिंग सिस्टम में. ट्रीटमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर्स का, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, वो पैरिटी में होना चाहिए, इक्वालिटी में होना चाहिए. बेसिल के नॉर्म्स को फुलफिल किया जाना चाहिए. कोई भी बैन नहीं होना चाहिए इन केस ऑफ सेटिंग अप ऑफ अ प्राइवेट बैंक. देन लिबरलाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होनी चाहिए सो दैट फॉरेन बैंक ब्रांचेस कैन ऑल्सो एक्सपैंड इन इंडिया. प्रोग्रेसिवली ब्रिंग डाउन होना चाहिए. SLR जो CRR है उनको थोड़ा लो कर देना चाहिए. प्रूडेंशियल नॉर्म्स बहुत ज़्यादा टाइट ना होकर थोड़े लीनियंट होने चाहिए. देन इंक्रीज कंपटीशन कर सकते हैं बाय लेंडिंग डिफरेंट DFIs एंड बैंक्स. डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते थे पब्लिक सेक्टर बैंक में. एंड ईच पब्लिक सेक्टर बैंक कैन सेट अप एटलीस्ट 1 RBS and treated at par with RRBs. RRBs are basically regional rural banks. Then Narsimham Committee 2, mergers. जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के थे, स्ट्रॉन्ग बैंक्स को हम वीक बैंक के साथ मर्ज कर सकते थे. गोल्डन हैंडशेक स्कीम्स हो सकती है जिससे जो सरप्लस बैंकिंग सेक्टर स्टाफ है उसको हम रिड्यूस कर सकें. गोल्डन हैंडशेक्स बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विसेज VRS. देन सेटिंग अप ए ARC जिससे हम NPA की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स केम इनटू द पिक्चर. हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए पब्लिक सेक्टर बैंक में, प्राइवेट सेक्टर बैंक में.
नाउ व्हाट वर द मेजर्स अंडरटेकन, कॉम्पिटेंशन को इन्हांस करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेशनल ऑटोनॉमी हो गई, रिडक्शन हो गया पब्लिक ओनरशिप में इन केस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ट्रांसपेरेंट एंट्रीज होने लगी, एवरी ट्रांजेक्शन इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट। नाउ यू ईजीली यू कैन गेट टू नो फ्रॉम द बैंक कि पर्टिकुलर चार्जेस किस चीज़ के लिए लगे गए हैं। देन डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स बैंक प्रोवाइड करने लगे, जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड है। फॉरेन बैंक्स का जो वे है इट वाज वाइड ओपन फॉर द बैंक्स। इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस जो है ओनरशिप एंड गवर्नेंस के लिए प्राइवेट सेक्टर बैंक में इट इज़ ऑल्सो ओपन. Now disbanding the administered interest rate, then we have facilitations of the improved payment and settlement mechanism, dematerialization came into the picture, then prudential measures were also taken. For example, CRAR capital, various norms on capital to risk asset ratio इंट्रोड्यूस हो सकता है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट मैकेनिज्म्स, हायर ग्रेडिंग प्रोविजन फॉर NPAs एंड इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द बेसिल 2. Now, what are the various institutional and legal measures in terms of Indian banking system? First of all, supervisory measure की अगर हम बात करते हैं तो BFS was established as an apex supervisory authority. Then it was further strengthened with the help of technology related measures. For example, it negotiated on the dealing system, NDS system came into the picture. Then we have RTGS, that is basically real time gross settlement. Then basic concepts of banking. First of all, PLR basic stands for प्राइम लेंडिंग रेट, वो एक पर्टिकुलर रेट, एक बेंचमार्क जिसके कम एक बैंक अपने कस्टमर्स को लोन नहीं दे सकता. देन वी हैव डिपॉजिट रेट्स, इंटरेस्ट रेट पेड ऑन अ डिपॉजिट अकाउंट बाय कमर्शियल बैंक्स. देन वी हैव बैंक रेट, वो पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो RBI चार्ज करता है लोन्स एंड एडवांसेस पर, दैट इट एक्सटेंड्स टू द कमर्शियल बैंक्स. Then we have repo rate, rate at which banks borrow from the RBI. We have repo rate, rate at which RBI borrows from the money from the various banks. Then what is the difference between bank rate and repo rate? Repo rate जो basically short term के लिए होता है, whereas जो bank rate है वो long term के लिए होता है. Now SLR basically stands for statutory liquidity ratio. The main objective is to restrict the expansion of the bank credit, then to ensure the solvency of the banks. एक पर्टिकुलर बैंक को एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक लेवल ऑफ फंड मेंटेन करना पड़ता है विद RBI. नाउ दे कैन मेंटेन इट इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड. देन वी हैव CRR, दैट इज़ बेसिकली द कैश रिजर्व रेशो. जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये था कि एक सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ जो फंड्स हैं, कैश है, वो डिपॉजिट रहे RBI के साथ, सो दैट अगर कोई लिक्विडिटी का इशू होता है सो इट कैन बी ईजिली मीट अप विद द हेल्प ऑफ CRR. बेसिकली दिस इज़ द मिनिमम रेशो विच इज़ स्टिपुलेटेड बाय RBI. इसको हम कैपिटल कैश एसेट रेशो या फिर लिक्विडिटी रेशो भी बोलते हैं. जितना ज़्यादा ये रेशो होगा उतना ही कम अमाउंट बैंक को लेंडिंग पर्पसेस के लिए देना पड़ेगा. नाउ दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस फॉर योर ओन प्रैक्टिस. फर्स्ट, एक्सप्लेन द इंडियन बैंकिंग सिस्टम इन डिटेल्स एंड व्हाट आर द वेरियस functions of Indian banks and explain its present scenario. That's all about this session. Thank you.